लास्ट कल की जो क्लास रही थी उसमें हम यहाँ पर थे और हमने देखा कि किस प्रकार से दरारी यानी जो फिशर वल्केनिज्म जो होता है और सेंट्रल इरप्शन जो होता है, दोनों में क्या फर्क होता है। तो फिशर में इस प्रकार की स्थिति होती है जो आप चित्र के अंदर देख पा रहे हैं। और जब बात करते हैं सेंट्रल की, तो इस प्रकार की स्थिति होती है, यानी एक सेंट्रल पॉइंट से लावा या मैग्मा बाहर निकलता है। जब किसी दरार से इस प्रकार से लावा निकलता है तो उसे हम फिशर या दरारी कहता है, और इस प्रकार का जो विरप्शन होता है उसे सेंट्रल कहता है। तो ये यहाँ तक क्लियर हो चुका था। आगे हम बढ़ते हैं। हम पढ़ते हैं कि विश्व में इन ज्वालामुखियों का वितरण किस प्रकार का है। उससे पहले हमारा एक और चैप्टर आता है कि ये ज्वालामुखी का जो विस्फोट होता है वो किस प्रकार से होता है। शायद आप में से किसी के ज्योग्राफी रहा होगा। तो ज्योग्राफी जब रहा होगा तो आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा, प्लेट टेक्टोनिक्स। प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़ा है आपने, शायद पढ़ा होगा। ठीक है, हैरी हेस ने एक सिद्धांत दिया था वर्ल्ड में, या वर्ल्ड क्या, जिस प्रकार से हम कहें कि जो मैप है, तो उस मैप की अगर बात करें तो कुछ प्लेट्स होती है। प्लेट्स इन द सेंस कि हमने दो थ्योरीज को मैं साथ लेकर चलूंगा। नई स्लाइड लेता हूँ। आपने अल्फ्रेड वैगनर को भी पढ़ा होगा। अल्फ्रेड वैगनर ने महाद्वीपीय प्रभाव, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की थ्योरी दी। वो कहता है कि एक पूरा का पूरा जो धरातलीय भाग है उसको उसने पेंजिया, नाम सुना होगा सही तरीके से, मैं यही ऐसे लिख रहा हूँ, पेंजिया। पेंजिया का नाम सुना होगा। पेंजिया नाम का एक महाद्वीप था और उस महाद्वीप के चारों तरफ एक बड़ा सागर था। उसका नाम था पेंथा प्लासा। ठीक है, महाद्वीप का विखंडन हुआ। विखंडन किस प्रकार से हुआ कि ये अलग अलग टुकड़ों में बट गए। जैसे कि आपके जो दक्षिणी अमेरिका है वो अलग भागों में बट गया, उत्तरी अमेरिका की एक अलग पोर्शन में बट गया, जो अफ्रीका है वो भी दो भागों में इस प्रकार से बट गया, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, ये इस प्रकार से अलग अलग भागों में बट गए, लेकिन सारे के सारे जो भाग थे वो एक थे। ये थ्योरीज काफी लंबी है, मैं थ्योरीज पर वक्त न गंवाते हुए मैं आपको बात कहूंगा कि जो प्लेट्स हैं, तो मेजरली आपके 7 बड़ी बड़ी प्लेट्स हैं। 7 बड़ी प्लेट्स के अंतर्गत सबसे पहले एक प्लेट, जैसे कि ये नॉर्थ अमेरिका की एक प्लेट है, साउथ अमेरिका की दूसरी प्लेट है, तीसरी प्लेट यूरेशियन और या फिर कह सकते हैं एशिया तथा यूरोप की है। फोर्थ नंबर जो प्लेट है वो अफ्रीका की है। इंडो एंड ऑस्ट्रेलिया की फिफ्थ नंबर प्लेट, अंटार्कटिका की, अंटार्कटिका सिक्स नंबर, और पैसिफिक जो है उसकी यहाँ पर मैं बना देता हूँ ये 7। टोटल 7 प्लेट्स है। प्लेट्स किस प्रकार से है, जैसे कि अगर हम किसी बर्तन को ले और बर्तन के अंदर अगर हम कुछ पदार्थों को इस प्रकार से डाल देते हैं, यानी ग्लास ले लीजिए या फिर कुछ बर्तन ले लीजिए, और उस बर्तन में अगर हम यहाँ पर एक ग्लास ड्रॉ करता हूँ मैं, ठीक है, और उसमें अगर हम कागज के टुकड़ों को डाल दें, छोटे छोटे से कागज के टुकड़ों को डाल दें, तो हम देखेंगे कि वो कागज के टुकड़े कभी आपस में टकराते हैं, कभी एक दूसरे से दूर जाते हैं, कभी एक दूसरे के पास में आ जाते हैं। कौन किसको धकेलेगा ये डिपेंड करता है कि कौन सा भारी है और कौन सी हल्की है। तो ऐसे ही टोटल 7 प्लेट जो है पूरे वर्ल्ड में पाई जाती है। यानी वर्ल्ड के मैप को देखें
तो हर एक जमीन का जो टुकड़ा है वो एक प्रकार से प्लेट है। प्लेट जो है वो कॉन्टिनेंटल प्लेट भी हो सकती है, यानी महाद्वीपीय प्लेट भी हो सकती है, और प्लेट ओशियनिक भी हो सकती है, यानी महासागरीय प्लेट भी हो सकती है, क्योंकि महासागरों के पानी के नीचे तो सियाल का हिस्सा ही है। तो ये प्लेट्स जो होती है वो मूव करती है, यानी आगे पीछे होती है। कोई प्लेट्स एक दूसरे के सामने आ रही है और कुछ प्लेट्स एक दूसरे के पीछे जा रही है। तो इस प्रकार से ये, जैसे कि हमने जो थ्योरीज को पढ़ा था पहले, तो उसमें अपने जो वर्गीकरण दिया था एडवर्ड स्वेस ने, स्वेस का जो वर्गीकरण था उसने कहा था कि जो सियाल है, यानी सियाल, साथ साथ में पिछली क्लासों को मैं बार बार रिवाइज कराता रहता हूँ। तो जो सिवा सियाल है, सियाल यानी आपके पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत, तो 3 परतों के अंतर्गत एडवर्ड स्वेस ने इसको बांटा था। सबसे ऊपर की जो प्लेट है उसको उसने नाम दिया, ये वाली, ये था सियाल। फिर सीमा, और तीसरी जो प्लेट थी उसका था नाम निफे। तो ये जो 3 प्लेट्स थी उसमें उन्होंने बताया कि जो सबसे ऊपरी जो परत है, यानी जो सियाल है, वो सीमा पर तैर रहा है, सीमा पर तैर रहा है। इसका अर्थ क्या हुआ कि ये जो परत है वो थिक है, हार्ड है, और ये जो परत है वो लिक्विड फॉर्म में है, तरल अवस्था में है। तो ऊपर का जो भाग है वो मूव कर रहा है। तो हमारा जो महाद्वीपीय भाग है वो मोस्ट ऑफ किसका बना हुआ है? सियाल का बना हुआ है। सियाल का किस प्रकार से बना हुआ है? इसको अगर हम इस प्रकार से देखें कि अर्थ का हम एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये है पहाड़, प्लेट्यूज, फिर मैंने प्लेन्स बना दिए, और प्लेन्स के नीचे मैंने इस प्रकार से सागर की तली बना दी। इसको हिप्सोमेट्रिक कर्व कहते हैं। अब हिप्सोमेट्रिक कर्व को हम यहाँ पर ये है हमारा वाटर बॉडी, यहाँ पर हमारा महासागर है। महासागरों के ऊपर से अगर देखें तो यहाँ पर ये सियाल है। तो सियाल की सबसे ज्यादा जो डेप्थ पाई जाएगी पर्वतों के नीचे, यानी पर्वतों के नीचे सबसे मोटा सियाल रहता है। उसके नीचे आते हैं आपके पठार, कम मैदानों के नीचे उतना कम, और महासागरीय की तो जो तली है वहां पर, यानी यहाँ पर 5 किलोमीटर अगर हम गड्ढा खोदे तो हम किस में पहुंच जाएंगे? नेक्स्ट परत में पहुंच जाएंगे। यानी हम किस में पहुंच जाएंगे? हम सीमा में पहुंच जाएंगे। और जो ऊपर के जो भाग है वो किसके बने हुए हैं? सियाल के। सियाल जो है, ये जो सियाल है ये परतदार चट्टानों का बना हुआ है, यानी सेडिमेंट्री रॉक्स का बना हुआ है, थोड़ा सा हार्ड है। और जो सीमा है उसमें आपके मेल्ट या फिर पिघले हुए पदार्थ देखने को मिलते हैं। यानी ये जो है ये लिक्विड फॉर्म में है, और ये जो भाग है सॉलिड फॉर्म में। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो पर्वत है, जैसे कि यहाँ पर मैं लिख देता हूं, ये है हमारा पर्वत, यहाँ पर है हमारे पठार, ये है मैदान, और ये जो है हमारी सागर तली, यानी ओशन का फ्लोर जो है वो यहाँ पर पाया जाता है सागर की तली। तो हम अगर इसकी मोटाई को देखें तो इस प्रकार से, तो लिक्विड पर सॉलिड तैर रहा है। तो हमने कहा कि जो लिक्विड, जैसे कि ये हमने ग्लास का उदाहरण लिया, तो ग्लास ग्लास का उदाहरण मैंने इस कारण दिया था कि जिस प्रकार से ग्लास ग्लास के ऊपर कागज के टुकड़े तैरते हैं, जैसे कि इसको हम ग्लास की शक्ल दे देते हैं, ये ग्लास, और इस ग्लास के ऊपर क्या तैर रहा है? ग्लास में क्या है? पानी भरा हुआ है, तो इसमें सीमा में पानी भरा हुआ है, और इसके ऊपर तैर रहे हैं पर्वत, पठार, मैदान, यानी यानी ये सभी जो भाग है ये किस में शामिल आते हैं? ये हमारे महाद्वीपों में शामिल आते हैं, यानी ये प्लेट्स, तो इन्हीं की बनी हुई प्लेट्स, जो जो प्लेट्स होती है वो प्लेट्स मूव कर रही है सियाल पर। तो वो मूव किस प्रकार से होती है? तो मूव के बिहाव पे हम उसको अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहले देखिए, ये हुआ आपका कंजर्वेटिव। ठीक है। कंजर्वेटिव में आप देखेंगे कि 2 प्लेट्स, यहाँ पर एरो जो है वो शो कर रहा है कि ये जो प्लेट है इस दिशा में मूव कर रही है,
और ये प्लेट इस दिशा में मूव कर रही है, तो क्या होगा, संरचनात्मक किनारा बनेगा। संरचनात्मक किनारा का अर्थ हो गया कि यहाँ पर किसी प्रकार का कोई नुकसान ज्यादा नहीं होगा, नए पदार्थों की रचना होगी। ठीक है, नुकसान नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ नया पदार्थ बनेगा। तो दोनों ही एक दूसरे के पास से सरक गई। जब इस प्रकार से एक दूसरे के पास से दो प्लेट सरक जाती है, तो उसे हम संरक्षी या कंजर्वेटिव तो और या किनारा कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की स्थिति में क्या होता है कि न तो अभिसरण हो रहा है और न ही अपसरण हो रहा है। अभिसरण यानी वो न तो कन्वर्ज हो रही है और न ही डाइवर्ज हो रही है। अब कन्वर्ज और डाइवर्ज को हम देखते हैं। देखिए, यहाँ पर दूसरी जो स्थिति है, उस स्थिति में आप देखेंगे कि दोनों ही प्लेटें एक दूसरे से दूर सरक रही है। दोनों ही प्लेटें एक दूसरे से दूर सरक रही है। ऐसी स्थिति में आप देखिएगा कि जब दोनों ही प्लेटें एक दूसरे से दूर सरक रही है, तो बीच में से जो मेल्ट या जो पिघले पदार्थ है वो कहाँ आ गए, धरातल के ऊपर आ गए। ऊपर आ गए, तो ऊपर आकर ये लावा जो है इस तरफ फ्लो करेगा या इस तरफ फ्लो करेगा। तो बीच में क्या आ गई, आप देखेंगे दरार आ गई। तो यहाँ पर जब इस प्रकार की दरार आ जाती है, तो दरार आ गई यानी इस समय कौन सा ज्वालामुखी बना है, यहाँ पर बना है फिशर। ये दरारी उद्भेदन, ये आपके दरारी उद्भेदन। अगर कहा जाए कि दरारी उद्भेदन कब होता है, तो दरारी उद्भेदन कब होता है, जब दो प्लेटें या दो स्थलखंड या दो जमीन के टुकड़े एक दूसरे से दूर सरकते हैं। जब दूर सरकते हैं, जैसे कि हमने ब्रेड का स्लाइड लिया, या फिर कह सकते हैं हमने कोई सैंडविच लिया, सैंडविच को हमने कह सकते हैं कि बीच में से तोड़ा। तो जैसे ही बीच में से हम उसको तोड़ते हैं, तो उसमें से चीज बटर या दूसरी जो चीजें होती है वो ऊपर से आ जाती है, बाहर निकल जाती है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी लावा जो है बाहर निकल जाता है। लेकिन ये भी रचनात्मक किनारा है, क्योंकि इसमें किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हो रहा। आराम से दोनों ही टुकड़े एक दूसरे से विपरीत दिशाओं में सरक गए। जब विपरीत दिशाओं में सरकते हैं, तो इसे कहते हैं अपसरण। ये यहाँ पर हिंदी के कई टर्म्स आएंगे और इसको कहते हैं अपसरण। अपसरण को इंग्लिश में कहते हैं डाइवर्ज। ये डाइवर्ज हुए, एक दूसरे से विपरीत दिशाओं में सरके। तीसरी स्थिति देखिएगा कि उसे कहते हैं डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव यानी ये जो है, डिस्ट्रक्टिव का अर्थ होता है विनाश, विनाशात्मक, नुकसान। यहाँ पर सही तरीके से लिखा नहीं जा रहा है। ये विनाशात्मक किनारा, देख, विनाशात्मक किनारा, विनाशात्मक किनारा यानी डिस्ट्रक्टिव। और यहाँ पर जो ये कंजर्वेटिव है, इसको कहा जाता है संरचनात्मक। इसे कहा जाता है संरचनात्मक, या इसे कहते हैं रचनात्मक या संरक्षी, रचना हो रही है। ठीक है, तो ये दो किनारे। अब यहाँ पर जैसे कि अपसरण, अपसरण में क्या हो रहा है कि दोनों ही जो जमीन के टुकड़े हैं वो एक दूसरे से दूर सरक रहे हैं। जैसे कि मैं प्लेट की बात कर रहा हूँ, जब दो प्लेट एक दूसरे से दूर जा रही है, तो वहां पर क्या होगा, या डाइवर्ज हो रही है तो अपसरण हो रहा है, यानी वहां पर दरार, दरार में से लावा बाहर, लावा जो निकलेगा काफी शांत तरीके से निकलेगा, किसी प्रकार की आवाज नहीं होगी। विनाशात्मक किनारा, अब विनाशात्मक किनारा में क्या हुआ कि इस स्थिति को देखिएगा। एक बार मैं वापस इसको साफ कर लेता हूँ। साफ करने के बाद हम देखते हैं कि विनाशात्मक किनारे में किस प्रकार की स्थिति हो रही है। तो विनाशात्मक किनारे में आप देखेंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे एक प्लेट इस तरफ मूव हो रही है और एक प्लेट सामने आ रही है। जब दो प्लेटें एक दूसरे के सामने आ रही है, ठीक है, दो प्लेटें एक दूसरे के सामने आ रही है, और दोनों ही जो प्लेटें हैं उसमें से एक भारी है और एक हल्की है। एक भारी है और एक हल्की है। तो हमेशा क्या होगा कि जो भारी वाली प्लेट होगी वो
हल्की वाली प्लेट के नीचे चली जाएगी। यहाँ पर मैं बताता हूँ किस प्रकार से होगा। ये चीजें जब आप अच्छी तरीके से समझ जाओगे, तब आगे का कॉन्सेप्ट आप अच्छी तरीके से समझ जाओगे कि किस प्रकार की स्थिति हो रही है। तो हमने कहा कि जब दो प्लेट है, जैसे कि एक प्लेट इस तरफ मुंह कर रही है जो हल्की है, और एक प्लेट जो है इस तरफ मुंह कर रही है, यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, ये दोनों ही जो प्लेट है ये कन्वर्ज हो रही, दोनों ही जो प्लेटें हैं वो कन्वर्ज हो रही है, दोनों ही प्लेटें जो है यहाँ पर रखिएगा, ये प्लेट इस तरफ मूव कर रही है और ये प्लेट इस तरफ मूव कर रही है, यानी दोनों ही कन्वर्ज कर रही है। एक इसमें से भारी है, और भारी जैसे कि मैं बना देता हूं, ये जो है ये है भारी पदार्थों से बनी हुई है, और ये बनी हुई है हल्की। ठीक है, हल्के पदार्थों से बनी हुई है। तो अब हल्के पदार्थों की बनी हुई है, यानी इसका जो डेंसिटी जो होगा या इसका जो घनत्व होगा वो क्या होगा, घनत्व कम होगा, और जो भारी है उसका घनत्व क्या होगा, अधिक होगा। तो अधिक घनत्व वाली जो भारी प्लेट है वह हल्की वाले के सामने आ रही है। तो आगे की स्थिति क्या होगी, ऐसी स्थिति में जो भारी प्लेट होगी या जो भारी पदार्थों से बनी होगी, वो प्लेट क्या करेगी, वो हमेशा हल्की वाली प्लेट के नीचे चली जाएगी। यानी ये जो प्लेट है वो मूव कर गई नीचे की तरफ, काफी गहराई तक मूव कर गई। अब गहराई तक मूव कर रही है, तो गहराई तक मूव करने के बाद ये जो प्लेट है जो काफी गहराई तक यहाँ पर पहुंच गई, मान लीजिए ये यहाँ पर पहुंच गई, और अत्यधिक गहराई में जाने के बाद जो भारी पदार्थ थी या भारी पदार्थों से बनी हुई जो प्लेट थी वो क्या हो गई, पिघल जाती है। ये पिघल जाती है, और पिघल जाने के बाद यहाँ पर क्या बन जाता है, पिघल जाने के बाद ये मैग्मा में कन्वर्ट हो जाता है, और मैग्मा के कन्वर्ट होने के बाद यहाँ से एक लावा या ज्वालामुखी यहाँ पर निकलेगा, ज्वालामुखी निकलेगा। यानी कहने का अर्थ है कि जहां पर दो प्लेटें एक दूसरे से इस प्रकार से मिलती है, वहां पर लावा का इरप्शन होता है, मैग्मा यहाँ से बाहर निकलता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जहां पर दो प्लेटें एक दूसरे की तरफ कन्वर्ज होगी, तो कन्वर्ज होने पर जो भारी है या जिसका डेंसिटी अधिक है, वह कम डेंसिटी वाली जो परत या जो प्लेट रहेगी उसके नीचे चली जाएगी, और नीचे चली जाने के बाद वो मेल्ट होकर लावे के रूप में या मैग्मा के रूप में वहां पर निकलेगा। तो हम कह सकते हैं कि हर दो प्लेटें यानी जहां पर दो प्लेट्स कन्वर्ज होती है, उस जगह पर आपको सेंट्रल टाइप इरप्शन मिलता है, यानी केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी मिलते हैं। वहीं दूसरी तरफ जहां पर दो प्लेटें डाइवर्ज होती है, वहां पर फिशर टाइप जो वल्केनो है या फिर फिशर टाइप जो इरप्शन है वो आपको देखने को मिलता है। वापस हम उसी स्लाइड पर चलते हैं और अभी वापस इसको हम समझने का प्रयास करते हैं कि ये किस प्रकार से हुआ। तो हम इस चित्र पढ़ते हैं, और इस चित्र को आप ध्यान से देखिएगा कि कंजर्वेटिव यानी संरक्षी किनारे में क्या होता है कि दोनों ही प्लेटें एक दूसरे के पास से सरक जा रही है। किसी प्रकार का ना तो कोई नया पदार्थ बन रहा है और न ही किसी प्रकार की स्थिति बन रही है। यहाँ पर कोई नया चीज या नया पदार्थ नीचे से न तो बाहर निकला, ना कोई बात। जो कंस्ट्रक्टिव का दूसरा कंजर्वेटिव, ठीक है, ये तो हो गया संरक्षी। ठीक है, ये है संरक्षी। संरक्षी में किसी प्रकार की कोई रचना नहीं हो रही है, संरक्षी किनारा। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव इसे कहते हैं रचनात्मक किनारा। रचनात्मक किनारे में कुछ न कुछ नए पदार्थों की रचना हो रही है।
तीसरा जो है ये है किनारा किसका, प्लेटों का विनाशात्मक किनारा। ये आपको 12th में अच्छी तरीके या 11th में होगा मेरे हिसाब से, 11th में अच्छी तरीके से आपने इसको समझ लिया होगा कि ये प्लेट्स के जो मार्जिन होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो प्लेट मार्जिन आपके 3 प्रकार के होते हैं, एक होता है डिस्ट्रक्टिव, एक होता है कंस्ट्रक्टिव और एक होता है कंजर्वेटिव। तो कंजर्वेटिव में किसी प्रकार से कोई पदार्थ नहीं बना, कंस्ट्रक्टिव में आपके फिशर इरप्शन हुआ, यानी वहां पर दरारी उद्भेदन हुआ, दरार के माध्यम से लवा बाहर निकला। और जो डिस्क्रिप्टिव होता है वहां पर आपको सेंट्रल इरप्शन देखने को मिलता है, वहां पर केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी देखने को मिलता है। देखिएगा ये भारी प्लेट जो है वो हल्की प्लेट के नीचे चली गई। यहाँ पर इस चित्र को आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर पेड़ पौधे बने हुए हैं और ज्वालामुखी भी बना हुआ है। इसका मतलब ये जो प्लेट है ये कॉन्टिनेंटल प्लेट है। ये जो प्लेट है यानी ये जो प्लेट है जो ऊपर रही वो कौन सी है, कॉन्टिनेंट या कॉन्टिनेंटल प्लेट है। और दूसरी जो प्लेट जो नीचे जा रही है वो है आपकी ओशियन प्लेट। यहाँ पर ब्लू कलर दिखाया गया है, इसका अर्थ है ये वाटर है। तो वाटर के नीचे का, वाटर के नीचे का भाग यानी ये जो प्लेट है ये प्लेट है आपकी ओशनिक प्लेट है। तो ओशनिक प्लेट भारी है और जो कॉन्टिनेंटल प्लेट है या महाद्वीपीय प्लेट है वो हल्की है। हल्की क्यों है, क्योंकि जो महाद्वीपीय प्लेट है वो किसकी बनी हुई है, वो सियाल की बनी हुई है। और सियाल का जो हमने डेंसिटी देखा था 2.5 या 2.5 से लेकर 2.7 तक देखा था। फिर 2.9 या 3 से अबोव का जो डेंसिटी रहता है वो सीमा का रहता है। तो ये बना हुआ है सीमा का, तो सीमा का डेंसिटी अधिक है इसलिए नीचे की तरफ चल रहा है। तो यहाँ पर जब दो प्लेट इस प्रकार से मूव हो रही है और एक भारी प्लेट इसके नीचे यहाँ पर नीचे चली जाती है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक क्षेत्र देखने को मिलेगा। बहुत सारे टॉपिक एक टॉपिक के साथ निकल के आ रहे हैं, तो इनको आप धीरे धीरे समझते रहे, क्योंकि ये प्रीवियस नॉलेज होना चाहिए था आपका, तो हो गया होना चाहिए था। अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, हम इसको समझेंगे। तो भारी प्लेट नीचे चली गई, तो यहाँ पर एक ट्राइंगल बनता है। ये देखिएगा यहाँ पर ट्राइंगल, और इस प्रकार का जो ट्राइंगल है उसे हम कहते हैं बैनी ऑफ जॉन। बैनी ऑफ जॉन कि बहुत सारी चीजें हैं, केवल और केवल रटने से काम नहीं चल सकता, इसलिए हमें समझना पड़ेगा। यानी बेनी ऑफ जॉन कहाँ पर पाया जाता है, जहां पर दोनों ही प्लेटें एक दूसरे के नीचे इस प्रकार से मूव हो रही है। तो इस प्रकार की स्थिति में ये है आपका बेनी ऑफ जॉन। ठीक है, तो अभी तक हमने समझा है इस चित्र के माध्यम से कि प्लेटों के दो किनारे होते हैं, तीन किनारे होते हैं। एक होता है संरक्षी किनारा, एक होता है रचनात्मक किनारा और एक होता है विनाशात्मक किनारा। एक कंजर्वेटिव, एक कंस्ट्रक्टिव और एक हो गया डिस्क्रिप्टिव। तो ये तीन प्रकार के प्लेटों के मार्जिन्स होते हैं और इन मार्जिन्स के सारे हमारे जो वॉल्केनिक जो प्रोसेस है वो चलती है। तो प्लेट्स मूव करती हैं, एक दूसरे से टकराती है या एक दूसरे से दूर जाती है। जब टकराएगी एक दूसरे से तो विनाश होगा और वहां पर क्या, सेंट्रल इरप्शन वाले वॉल्केनो देखने को मिलेंगे। जब दो प्लेटें आपस से एक दूसरे से दूर जाएगी, बीच में गैप आएगा और धरातल के पताल में रहने वाला मैग्मा धरातल के ऊपर आ जाएगा और दरारी उद्भेदन हो। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। नहीं समझ में आएगा केवल नो लिख दीजिए, और समझ में आया है तो चैट बॉक्स में यस लिख दीजिए। क्योंकि ये जो चीजें हैं ये कॉन्सेप्ट पहले के हैं जो आपको पिछली कक्षाओं में कंप्लीट कर देने चाहिए थे, और जब तक इन चीजों को वापस हम नहीं समझेंगे तब तक हम इन चीजों के बारे में नहीं जान पाएंगे। अपसरण किनारा, जब प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही, ठीक है, वीडियो से बता देता हूं मैं यहाँ पर। देखिएगा, पहला किनारा जब प्लेट एक दूसरे के बिल्कुल पास में से सरक जाती हैं, इस प्रकार से पास में से सरक जाती हैं,
तब है कंजर्वेटिव। जब दो प्लेट एक दूसरे से दूर जाती है, एक दूसरे से दूर जाती है, कंस्ट्रक्टिव। और जब दो प्लेटें एक दूसरे के सामने आती हैं तो जो भारी होगी वो इसके नीचे चली जाएगी, तो वो किनारा रहेगा डिस्ट्रक्टिव या विनाशात्मक। यानी कुछ नहीं हो रहा है, बीच में से दरार से लावा निकल रहा है, और जब दोनों टकराते हैं तो उस समय सेंट्रल इरप्शन होता है, यानी वल्केनो की जो प्रोसेस है वो वहां पर बनती है, या सेंट्रल टाइप इरप्शन जो होता है वहां पर बनता है। ठीक है, सबको आ गया समझ में? चलते हैं हम आगे। ये तो हो गए किनारे। तो जब तक प्लेट, और प्लेट मैंने बताया 7 प्लेटें आपकी, बड़ी बड़ी सी प्लेट्स। और आगे बढ़ते हैं कि इनका डिस्ट्रीब्यूशन जो रहता है बेस्ड ऑन प्लेट टेक्टोनिक्स। प्लेट विवर्तनिकी के आधार पर इसका हम वर्गीकरण पढ़ेंगे और देखेंगे कि विश्व में जितने भी वल्केनो पाए जाते हैं उनमें से 15% जो होते हैं वो कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन पर पाए जाते हैं। कंस्ट्रक्टिव यानी इस प्रकार के, यानी जो दरारी उद्वेदन होते हैं फिशर टाइप, ये जो होते हैं कितने होते हैं? 15%। 15% ज्वालामुखी इसी प्रकार के होते हैं जो विश्व में पाए जाते हैं। 80% जो होते हैं वो डिस्क्रिप्टिव होते हैं। 80% जो होते हैं ये होते हैं डिस्क्रिप्टिव, यानी दो प्लेटें आपस में टकराती है उस समय, यानी जब दो प्लेट एक दूसरे की तरफ कन्वर्ज होगी तब डिस्क्रिप्टिव या विनाशात्मक किनारा होगा। उस समय 80% आपके वल्केनो आने की संभावना रहती है। 15% जब प्लेटें डाइवर्ज होती है, अपसरित होती है, उस समय 15% वल्केनो आने की संभावना रहती है। तो हम 15 और 80 को जोड़े तो 95 हो गए। अब पीछे बची 5 जो परसेंट जो भूकंप आते हैं वो इंट्राप्लेट आते हैं। इंट्राप्लेट का अर्थ होता है कि न तो डाइवर्ज हो रहा है, यानी न तो अपसरण हो रहा है, यानी दो प्लेटें एक दूसरे से दूर नहीं जा रही है, और न ही वहां पर अभिसरण हो रहा है, यानी न ही वहां पर कन्वर्जेशन हो रहा है या दोनों प्लेटें एक दूसरे की तरफ आ रही है। तो न डाइवर्ज न कन्वर्ज, बीच में ही, जैसे ये प्लेट है, इस प्लेट के बीच में से ही कोई छेद हो गया और इसमें से धीरे धीरे लावा बाहर निकल रहा है। तो उसी प्लेट में, प्लेट के बीचों बीच ही अगर किसी प्रकार का लावा अगर निकलने की प्रक्रिया है तो विश्व में 5% ऐसी संभावनाएं और ऐसे ज्वालामुखी देखे गए हैं जो न तो प्लेटों के कंजर्वेटिव पर है, न कंस्ट्रक्टिव पर है, और न ही डिस्क्रिप्टिव पर है। इंट्राप्लेट या इन्हें हम कहते हैं हॉट स्पॉट, शायद नाम सुना होगा, इसे कहा जाता है हॉट स्पॉट या इसे प्लूम्स कहा जाता है। हॉट स्पॉट्स या प्लूम्स कहा जाता है। तो हवाई द्वीप का हमने पढ़ा था, तो हवाई द्वीप में जो वल्केनो बने हैं या वल्कनिक जो इरप्शन होता है वहां पर हॉट स्पॉट टाइप ही होता है ज्यादातर। ठीक है, ये तो हो गए किनारे। अभी हम बढ़ते हैं वापस इन प्लेट्स की मार्जिन्स को हम समझ लेते हैं कि कहां पर किस प्रकार से कन्वर्ज होता है और किस प्रकार से डाइवर्ज होता है। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं और देखते हैं कि ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, या इसे हम कहेंगे संरक्षी किनारा। संरक्षी किनारा। अब संरक्षी किनारा यानी किसी प्रकार से कोई भी यहां पर रचना हो रही है, नहीं विनाश हो रहा है। इस प्रकार की स्थिति में ट्रांसफॉर्मिंग बाउंड्री कहलाएगी। दूसरी जो है वो है डाइवर्ज या डाइवर्जेंट बाउंड्री। इस प्रकार की स्थिति में आप देखेंगे कि बीच में से जो लावा है वो क्या हो रहा है? बाहर निकलेगा। जब दो प्लेटें बीच में से एक दूसरे से सरक गई तो बीच में से लावा क्या करेगा? जमीन पर बाहर आ जाएगा, और बाहर आने के बाद इस तरफ बहेगा और इस तरफ बहेगा। इस प्रकार की स्थिति में क्या होगा? यहाँ पर फिशर टाइप
या दरारी ज्वालामुखी का विस्फोट कहा जाएगा। इसी प्रकार से तीसरा जो है वो है कन्वर्जेंट। जब दो प्लेटें एक दूसरे के सामने इस प्रकार से सरकती है तो जो भारी होगी वह हल्की वाली प्लेट के नीचे चली जाएगी। यानी अगर मान लीजिए ये भारी है तो भारी वाली इसके नीचे चली जाएगी। ये हमेशा महासागरीय प्लेट होती है। महासागरीय प्लेटें हमेशा भारी होती हैं, दिखने में भली छोटी दिखे, लेकिन भारी जो प्लेटें होती हैं वो महासागरीय होती हैं, और जो महाद्वीपीय प्लेटें होती हैं वो हल्की होती है। इसलिए महासागरीय प्लेट, महासागरीय यानी हमने अगर प्लेटों की बात कर रहे हैं तो पैसिफिक प्लेट के बारे में हमने कहा था कि प्रशांत महासागरीय जो प्लेट है वो भारी है। तो प्रशांत महासागरीय प्लेट जो भारी है वो महाद्वीपीय प्लेट के नीचे की तरफ चली जाती है। तो इस प्रकार से ये प्रोसेस जो है वो विभिन्न प्लेटों का चलता है। आगे बढ़ते हैं हम, यहां तक क्लियर? ये है प्लेट मूवमेंट्स। तो प्लेट मूवमेंट्स को आप देखेंगे कि अलग अलग प्लेट्स है, ठीक है। तो हम अगर प्लेट्स की बात करें तो यहाँ पर देखिएगा, ये जो प्लेट है ये वाली, ये है आपकी पैसिफिक पैसिफिक प्लेट। ये सब प्लेट्स हैं छोटे छोटे टुकड़े, ये पूरी पूरी पैसिफिक प्लेट, ठीक है। पैसिफिक प्लेट के बाद ये हो गई आपके साउथ अमेरिकन प्लेट, ये नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, ठीक है। ये है पूरी की पूरी अफ्रीकन प्लेट, फिर ये आपके इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, और ये है आपके यूरेशियन प्लेट, ठीक है। तो ये जो प्लेट्स है वो मूव करती है। जैसे कि अगर हम देखेंगे कि प्लेटों के माउंट, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक रिज या कटक देखने को मिलेगा, जिसको मिड अटलांटिक रिज कहा जाता है या मध्य अटलांटिक कटक कहा जाता है। अब कटक की किस प्रकार की स्थिति है? कटक की स्थिति में, ठीक है भेज देंगे नीलू, फिर वापस रिकनेक्ट करना पड़ेगा आपको। आप